हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है वजूद। रामकिशोर कस्बे के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे और उनका कस्बे में बहुत सम्मान था। परिवार में पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटा था। माँ बाप गांव में रहते थे। चूँकि गांव पास में था सो गांव वालों का आना जाना लगा रहता। सभी की एक ही राय होती कि लड़की को समय से विदा कर देने में ही भलाई है। फिर समाज में घटित घटनाओं पर चर्चा होती। सुन कर उनका जी घबराता। उन्होंने लोगों से कह रखा था लड़का बताने को, इसीलिए जो रिश्ता आया उस पर निर्णय लेने में देर न की। नीता पिता के सामने कुछ न बोल पाई। उसके सारे सपने मन में ही दम तोड़ बैठे। पढ़ने का सपना टूट गया। माँ से हिम्मत कर बोली भी कि अभी नहीं शादी करनी, लेकिन माँ ने डांट दिया, क्यों नहीं करनी है, हमारी तो तेरी से छोटी उम्र में हो गई थी। हमें जो कर रहे हैं उसमें ही तेरा भला है। आखिर बेटियों को घर में बिठाकर थोड़ी रखा जाता है, वो तो पराई होती हैं। नीता सोच पा रही थी कि विवाह से मेरा भला कैसे होगा। लड़के के बारे में भी उसे इतना ही पता था कि बीमा का काम करता है। जब वह देखने आया था तो कोई बात भी नहीं हुई थी। अपने टूटे सपनों के खंडर पर नीता भावी जीवन की आशंकाओं के महल बना रही थी। कैसे लोग होंगे, कैसा परिवार होगा, वह अपने घर को छोड़ कैसे रह पाएगी। तमाम आशंकाओं के बीच आखिर विवाह का दिन भी आ गया। खूब धूमधाम से विवाह हुआ। दुल्हन बनी नीता अपने ससुराल पहुंच गई। परिवार काफ़ी बड़ा था, सभी साथ ही रहते थे। 2 जेठ जेठानी, सास ससुर, नंद, बच्चे, कुल मिलाकर 12 सदस्य थे। अब नीता के आने से एक जन और बढ़ गया था। नीता अब छोटी बहू बन गई थी। थोड़े ही दिनों में नई बहू का तमगा उतर गया। सारे घर का कार्य नीता पर आ पड़ा। सबको अपने अपने हिस्से का आराम चाहिए था। बेचारी नीता चक्कर घिन्नी सी घूमती रहती। पति संकोची स्वभाव के थे, सबके सामने कम बोलते थे। देर रात कमरे में थकी हारी नीता जब पहुंचती तो पतिदेव प्रतीक्षा करते दिखते। उससे उसके मन की बात सुनने की जगह अपना रात्रिकालीन पति धर्म निभा चैन से सो जाते। नीता जागती हुई छत ताकती रहती और मन ही मन सोचती कि यही प्यार है। कोई भी तो उसके सुख दुख की बात नहीं सुनता। कभी इन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है। कहीं घर से बाहर नहीं ले गए। अपनी नौकरों जैसी बंधी बंधाई जिंदगी उसे बोझ लगने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसका मन मर रहा है। धीरे धीरे विवाह के 6 माह हो गए थे। इस बीच सिर्फ पग फेरे के लिए ही वह मायके गई थी। पिता ने चलते समय अच्छे से समझा दिया था कि वह अब मायके के सपने ना देखे। अब उसका सब कुछ वही है। क्या मायके से उसका संबंध ऐसे ही खत्म हो सकता है? क्या विवाह के बाद बेटियां इतनी पराई हो जाती हैं? ऐसे तमाम प्रश्नों में उलझी नीता की न जाने कब आंख लग गई। सुबह सासू की कर्कश आवाज़ से उसकी नींद खुली। उसने स्थिति को समझने का प्रयास किया। पता चला उसकी ही तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। भागती हुई सी कमरे से निकली और अपराधी की तरह सिर झुकाए अपने अपराध सुनने लगी। शोर सुन पतिदेव भी आ गए। उन्हें देखते ही सासू माँ जी सुनाते हुए बोली, देख बबुआ, समझा दे अपनी बीवी को, हमें आंखें न दिखाए। एक तो दिन चढ़े उठती है और ऊपर से ऐसे जताती है जैसे कहीं की महारानी है। पतिदेव तुरंत बोले, क्या नाटक है नीता, रहना है तो ढंग से रहो, नहीं तो चलती बनो। मैं अपनी माँ और भाभीियों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा। नीता अवाक सुन रही थी। काम सारा पड़ा था, सब बैठे हुए थे और उसे इतना सब कुछ सुना दिया। अब नाश्ता वास्ता बनेगा या मातम बनेगा? ससुर जी की गरजती आवाज़ गूंज उठी। नीता रसोई में चली गई। बूझे मन से काम निपटाने लगी। पति के लिए नाश्ता लेकर गई। जी नाश्ता कर लीजिए, रख दो। और सुनो, आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। तो क्या मेरी माँ झूठ बोल रही थी? मीता चुप। क्या बोलती? हाँ, बोल नहीं सकती थी क्योंकि अभी बवाल मच जाता और नहीं बोलती तो अपनी ही गलती को स्वीकार करती। समझ नहीं आ रहा था कि पतिदेव उसकी भावनाओं और तकलीफ़ों को समझने की जगह उसे ही क्यों सीख दे रहे थे। दिन भर घर का माहौल तनावपूर्ण रहा। मीता तो गुमसुम हो गई थी। इस पर भी 1-2 बार सुनने को मिला कि आज महारानी जी का मुंह फुला हुआ है। छोटे घर की लड़कियां ऐसे ही होती है। अरे, मैंने तो पहले ही राकेश के बाबूजी को जताया था कि ऐसे टटपुंजियों के यहाँ मुझे ब्याह नहीं करना। ना कोई तमीज़ ना सलीका। देखो मेरी बड़ी बहू को अपने मायके से लाई, ठोक बजा कर परखा, कैसे रईस माँ बाप की बेटी है, और दूसरी तो नौकरों चाकरों में पली बड़ी, फिर भी कितना सलीका है। एक ये महारानी। सासू न जाने किसी से फ़ोन पर बतिया रही थी और उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रही थी। अरे बहना, संस्कार तो परिवार से ही आवे है। लुट गए हम तो। हमारे हीरे से लड़के को कहाँ कंगालों के यहाँ ब्याह दिया। बाप तो ऐसे लापता है जैसे अपने सिर का बोझ उतार दिया हो। अरे नहीं बहना, इतने 30 त्योहार निकल गए, शकल न दिखाई छोटी के बाप ने। एक इन दोनों के मायके वालों को देखो, कितना मान सम्मान करे हैं। छोटो सो अवसर क्यों न हो, आके खड़े हो जावे और सबके लिए उपहार भेंट भी लावे।
यहाँ तो एक रोनी सूरत मत्थे मर्दी है और खुद तो खोज खबर भी ना लेवे। बेचारे राकेश की तो जैसे खुशी की छीन गई। ठीक है, आओ घर, बहुत दिन हो गए, कहते हुए फ़ोन रखा जा चुका था। मीता काट हो गई थी। माता पिता ने दूरी बना ली कि ससुराल में दखल नहीं दिया जाता और पूरा ये परिवार इसीलिए नाराज़ कि वह एक साधारण परिवार से है और पिता समय समय पर इन लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे। इस सब में उसका दोष क्या? वह तो रात दिन सबकी सेवा में लगी रहती है, फिर भी खुश होना तो दूर, कोई मुस्कुराता भी नहीं। वह इनके लिए पराई है क्योंकि मन चाहा दहेज न लाई। मीता धीरे धीरे टूट रही थी, अकेली पड़ गई थी। आज उसने सोच लिया था कि पति से ज़रूर पूछेगी कि उसकी गलती क्या है। रात को काम खत्म करके कमरे में पहुंची तो राकेश जाग रहे थे। उन्होंने मीता का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा। मीता ने कहा, मुझे पहले ये बताओ कि मेरी गलती क्या है। झटके से मीता का हाथ छोड़ते हुए राकेश बोले, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। आपको अपनी पड़ी है, मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या आपका इतना सा भी फर्ज नहीं बनता कि मेरे साथ जो गलत हो रहा है उसे रोके? क्या कहना चाहती है कि मेरा परिवार गलत है और तू सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद? खबरदार, अगर मेरे परिवार के बारे में एक शब्द कहा तो आखिर मेरी गलती क्या है? तेरी गलती यही है, तू मेरे लायक नहीं, बस गले बंध गई है इसीलिए निभा रहा हूँ। तेरे बाप ने विवाह में खर्चा तो खूब किया पर मेरे हाथ पर क्या रखा। अब हम तेरा बोझ उठा रहे हैं, इसीलिए घर में पड़ी रहे और सेवा कर सबकी। कहते हुए राकेश ने उसे जबरन बिस्तर पर पटक दिया। मीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह समझ गई थी कि वह एक ऐसी स्त्री है जिसका अपना कोई वजूद नहीं। वह मात्र एक कठपुतली है जिसे दूसरों के इशारे पर नाचना है। अगर उसका वजूद होता तो पिता इतनी जल्दी विवाह न करते और उससे अपना पल्ला नहीं झाड़ते। पति सिर्फ रात की सहचरी न मानता, ससुराल वाले नौकरानी न मानते। वजूद होता तो पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया जाता। अब तो यही उसकी नियति है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।